So, hello everyone, and a very good evening to all of you. Welcome back once again to the session of Indian Polity. And guys, a very happy new year to all of you. And on the occasion of this new year, let's take a pledge कि इस साल जिस भी एग्जाम में बैठेंगे उसको हम पास करके उठेंगे. तो ये रेजोल्यूशन आपका होना चाहिए. एंड पिछले साल में जो जो गलतियां हुई हैं उसको पहचानो कि आपसे क्या क्या गलतियां हुई हैं, उनमें क्या क्या इंप्रूवमेंट हो सकती है. ऑलराइट, सो लेट्स बिगिन विद द सेशन. एंड आज हम बात करने वाले हैं पार्लियामेंट के पार्ट 3 की, जिसमें हम पढ़ेंगे द टाइप्स ऑफ द बिल. ठीक है, एंड देन वी विल मूव अहेड टू द प्रोसीजर ऑफ पासिंग अ बिल इन द पार्लियामेंट. अलग अलग तरीके के बिल्स पढ़ेंगे. फाइनेंशियल बिल आपने सुना होगा, पब्लिक बिल, प्राइवेट बिल, एंड देन हम आगे पढ़ेंगे उसकी तरफ, जिसमें हम पढ़ेंगे क्या प्रोसीजर होता है बिल को पास करने का इन द पार्लियामेंट. ऑलराइट, सो लेट्स बिगिन विद द सेशन. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिस्कस व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ बिल्स which are introduced in the parliament. Number one is the public bills. सबसे पहले कौन से होते हैं पब्लिक बिल्स की अगर हम बात करें, so as the name suggests, public bill से हमें क्या पता चलता है? This bill is introduced by a minister on behalf of the government of India. This bill is introduced by a minister. Very important point, you should remember this. This bill is introduced by a minister on behalf of the government of India, and since it is moved on behalf of the government of India, which means it represents policies or programs or various actions that will be taken by the government in the future. Okay, जो ये गवर्नमेंट की पॉलिसी को ये बिल रिफ्लेक्ट करता है कि गवर्नमेंट क्या चाहती है विद रिस्पेक्ट टू दैट बिल. मतलब अगर वो बिल कोई किसी भी एक मैटर के रिलेशन में आ रहा है तो गवर्नमेंट क्या चाहती है उस मैटर के रिस्पेक्ट में. ऑलराइट, नाउ रिमेंबर दिस बिल हैज ग्रेटर चांस ऑफ अप्रूवल इन द हाउस. व्हाई? बिकॉज वी ऑल नो गवर्नमेंट उसी की होती है जो मेजोरिटी में होता है इन द लोकसभा. ऑलराइट, गवर्नमेंट किसकी होती है? जो मेजोरिटी में होता है. एंड मेजोरिटी अगर मेरे पास है तो ऑफ कोर्स आई हैव अ ग्रेटर चांस ऑफ पासिंग दैट बिल इन द पार्लियामेंट. ऑलराइट, एंड अगर पब्लिक बिल पास नहीं होता है, अगर पब्लिक बिल पास नहीं होता है, सो इट शोज नो कॉन्फिडेंस, इट शोज लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, इट शोज द लैक ऑफ कॉन्फिडेंस टुवर्ड्स द गवर्नमेंट. अगर कोई बिल किसी मिनिस्टर ने पेश किया एंड दैट बिल इज नॉट पास्ड, तो इसका मतलब क्या है कि गवर्नमेंट इज लूजिंग द कॉन्फिडेंस इन द लोकसभा. ऑलराइट, एंड रिमेंबर दिस बिल रिक्वायर्स 7 days नोटिस फॉर इंट्रोडक्शन. लोकसभा में या राज्यसभा में कहीं पे भी इंट्रोडक्शन के लिए इस बिल को 7 दिन का नोटिस चाहिए होता है. एंड इट इज ड्राफ्टेड बाय द कंसर्न डिपार्टमेंट विद कंसल्टेशन ऑफ द लॉ डिपार्टमेंट. अगर कोई पब्लिक बिल इंट्रोड्यूस होगा तो देन द ड्राफ्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी is with the concerned department, and that department will वो suggestions लेगा किससे? लॉ डिपार्टमेंट से. ऑलराइट, सो आई होप दिस इज क्लियर. पब्लिक बिल्स. नाउ अब आपके दिमाग में एक चीज आ रही होगी कि अच्छा अभी आपने बताया कि भाई दिस बिल हैज ग्रेटर चांस ऑफ अप्रूवल इन दी हाउस, बट राज्यसभा में तो जरूरी नहीं है कि जिसकी लोकसभा में मेजोरिटी होगी उसकी राज्यसभा में भी मेजोरिटी होगी. तो यस, बिल्कुल सही बात है. इसलिए यहाँ पे लिखा है ग्रेटर चांस ऑफ अप्रूवल. ये नहीं है कि डेफिनेटली अप्रूव हो ही जाएगा. ऑलराइट, ऐसा जब 44th अमेंडमेंट 1978 का जो बिल था जब पेश हुआ था, तो राज्यसभा में जनता पार्टी के पास मेजोरिटी नहीं था. द जनता पार्टी गवर्नमेंट ऑफ दैट टाइम डिडंट हैव एनी टाइप ऑफ मेजोरिटी इन द राज्यसभा, एंड दैट्स व्हाई बहुत सारे प्रोविजंस उसके पास नहीं हो पाए थे. और ऐसा अभी भी हमने देखा है कि कुछ टाइम से चल रहा है कि सरकार, क्योंकि उनके पास राज्यसभा में मेजोरिटी एट सर्टेन डेज नहीं हो पाती, तो वो वॉइस वोट से पास करा देते. दिस इज एक्चुअली अ मिसयूज, बट यस, ठीक है, सभी लोग ऐसा करते हैं, ये कोई नई बात नहीं है. मूविंग अहेड टू द प्राइवेट बिल्स. नाउ अगेन एज द नेम सजेस्ट, इट इज इंट्रोड्यूस्ड बाय अ मेंबर हु इज नॉट अ मिनिस्टर. ये एक ऐसा बिल होता है जो कि मिनिस्टर द्वारा पेश नहीं किया जा सकता. मतलब इट इज नॉट मूव्ड, इट इज नॉट इंट्रोड्यूस्ड ऑन द बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ठीक है, पहली बात तो ये हो गई. दूसरी चीज ये हो गई, सिंस इट इज नॉट इंट्रोड्यूस्ड ऑन द बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सो इट हैज वेरी लेस चांस ऑफ अप्रूवल. क्योंकि अगर एक प्राइवेट मेंबर पेश कर रहा है बिल, तो ऑफ कोर्स गवर्नमेंट की मर्जी के, गवर्नमेंट का वो बिल नहीं है, और अगर गवर्नमेंट का बिल नहीं है तो इट हैज ऑफ कोर्स वेरी लेस चांस ऑफ अप्रूवल, बिकॉज गवर्नमेंट की ही मेजोरिटी होती है लोकसभा में. ठीक है, इट रिफ्लेक्ट्स द स्टैंड ऑफ ऑपोजिशन और ओपिनियन and policy demand of a member. Let's say कि a member is demanding a policy with respect to any matter, then that demand can be raised by introduction of this private member bill, or you can simply say the private bills. It requires 1 month notice for introduction in the house. Now this difference you should remember. In case of public bill, the notice required is just 7 days.
the notice required is 7 days, while in the case of private bills it is 1 month. कितने टाइम का है? 1 महीने का नोटिस चाहिए. And drafting of this is responsibility of the member who is introducing this bill in the house. ठीक है, ड्राफ्टिंग जैसे हमने पब्लिक बिल में पढ़ा था that the drafting responsibility is of the concerned department and that concerned department consults the law department. ठीक है, but here it is the responsibility of this member who is introducing this bill in the parliament. ठीक है, so these are the two types of bill. Now let's move ahead to the financial bills. Now financial bill guys is very important topic. You have to understand it properly. बहुत ध्यान से सुनना, कुछ टेक्निकल टर्म्स होंगे बट बार उसको रिवाइज करोगे तो वो चीजें क्लियर हो जाएगी. एंड आई विल ट्राई कि उसको मैं सिंपल वे में आपको समझा सकूं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइनेंशियल बिल्स क्या होते हैं? एनी बिल दैट डील्स विद रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एनी गवर्नमेंट ऑफ स्टेट, दैट इज नोन एज व्हाट? फाइनेंशियल बिल. ऐसा बिल जो कि रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर को डील करता है, मतलब हम सीधा कह सकते हैं एनी बिल दैट डील्स विद द फिस्कल मैटर्स, ठीक है, इज अ फाइनेंशियल बिल. ऑलराइट, नाउ फाइनेंशियल बिल इज ऑफ 3 टाइप्स. नंबर 1 is money bill, which is defined under article number 110 of the Constitution of India. Number 2, financial bill 1, which is defined in article number 117(1), and then we have financial bill 2, which is defined under article number 117(3). ठीक है, money bill, financial bill 1, financial bill 2, article number 110, article number 1171, 1173. ठीक है, आर्टिकल के नंबर याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट. ऑलराइट, नाउ ऑल मनी बिल्स आर फाइनेंशियल बिल्स बट ऑल फाइनेंशियल बिल्स आर नॉट मनी बिल्स. ये अभी आपको आगे समझ में आएगा, डोंट वरी. आगे चलते हैं, पहले बात करते हैं मनी बिल्स की. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट द मनी बिल्स. So as I told you, money bill is defined in article number 110 of the Constitution of India, and this article says that all the bills will be considered a money bill if it deals with any of the following provision. Any of the following provision या all of the following provision के साथ अगर वो डील करता है, only, ठीक है, इसमें एक only वर्ड भी लिखा हुआ है, if it deals only with any of these following provisions, and 7 provisions है, उन 7 में से किसी एक या बहुत सारे प्रोविजंस के साथ अगर वो डील कर रहा है, then that will be considered a money bill. Now will be considered का मतलब क्या है? कौन बताएगा कि ये बिल मनी बिल है या नहीं है? So the decision on whether a bill is money bill or not is taken by the speaker, and his decision is final and out of the judicial review. मतलब it cannot be questioned in a court of law कि स्पीकर ने साहब इस बिल को मनी बिल कह दिया, ये बात गलत है, तो हम सुप्रीम कोर्ट चले गए और उनसे बोला कि इसको उठा के बंद कर दो. This is not the case. ऐसा नहीं हो सकता. This decision cannot be questioned in a court of law. ठीक है, and his decision is final. Speaker का decision final होता है, and speaker we all know is generally from the majority party. तो इसलिए हम ये कह सकते हैं indirectly that the bill is a money bill or not is decided by the government. ठीक है, alright, but of course किताबों में और कॉन्स्टिट्यूशन में यही लिखा है that the final decision is taken by the speaker and his decision is final. Alright, and no question can be asked on his decision. Now what are these 7 provisions जिसको हम money bill में consider करते हैं? Number 1, any bill dealing with taxation by the center or the state, और taxation में imposition, abolition of any tax, remission of any tax, alteration of any tax or regulation of any tax. ठीक है, but here do remember that here this article talks about only the taxes, union taxes or the state taxes. It does not talk about taxes by the local bodies for local purposes. अगर किसी local body का tax है, so that will not come under the definition of article number 110. ठीक है, so taxation से related कोई भी matter है, and remember this taxation should be union tax or the state tax. Then number 2, a bill related to borrowing money from the central government, by the central government. Sorry, अगर भारत सरकार किसी इंटरनेशनल बैंक से या किसी दूसरे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से या किसी दूसरे देश से लोन लेती है, सो व्हाट वुड बी द प्रोसीजर ऑफ टेकिंग दैट लोन. उस लोन को लेने का क्या प्रोसीजर है? अगर उसमें कुछ रेगुलेशन भारत सरकार करना चाहती है, देन दिस मैटर विल बी कंसिडर्ड अंडर द डेफिनेशन ऑफ आर्टिकल नंबर 110. Number 3, custody of the consolidated fund of India or the contingency fund of India. All right, we all know we have a consolidated fund of India and an emergency fund which is known as contingency fund of India.
इन दोनों के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा. आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर ऑल द फंड्स ऑफ इंडिया. पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया भी है. So custody of consolidated fund of India, or you can say the regulation of custody of consolidated fund of India or contingency fund of India and payment to or out of these funds. ठीक है, अगर इसमें कुछ पेमेंट होना है या इसमें से कुछ पेमेंट निकालना है, all these things will be considered under article number 110. Moving ahead, appropriation of money out of the CFI. If the government wants to take money out of the CFI, then an appropriation bill has to be passed, and that appropriation bill is considered as a money bill. Declaration of any charges or increasing amounts charged from CFI or increasing the amount of any such expenditure. Let's say we all know that president's salary is charged on the CFI. हमने पढ़ा था ये प्रेसिडेंट की सैलरी जो होती है ये चार्ज होती है ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया. एंड let's say if the government wants to increase the salary of the president, which means government wants to increase the expenditure from the CFI, and that's why it will be considered as a money bill. ठीक है. Audit of the union accounts. Let's say कि अभी हमारे union accounts के audit होते हैं and government wants to change the procedure of that auditing. ठीक है. So in that case also this will be considered as a money bill. Receipt of money by CFI or public accounts of India or custody of issue of such money. And the last but not the least, any matter incidental to any of the matters specified above. ऐसा कोई भी मैटर जो कि ऊपर 6 में से किसी भी मैटर से रिलेटेड हो, इंसिडेंटल हो, that matter will be considered under article number 110 of the Constitution of India. और इस वाले का मिसयूज बहुत बार हो चुका है. अभी रिसेंटली अगर आपको याद हो आधार बिल पे बहुत लड़ाइयां हुई थी. गवर्नमेंट ने उसको मनी बिल की तरह पास करा दिया था. गवर्नमेंट कंसीडर्ड दैट बिल एज अ मनी बिल, जिस पे बहुत सारी लड़ाइयां हुई थी कि भाई ये तो मनी बिल नहीं है, तो आप इसको कैसे पास करा सकते हो, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे जनरल लेजिस्लेशंस भी थे जो कि फाइनेंशियल बिल 1 बन जाएगा. भी हम आगे चल रहे हैं तब आपको बेटर समझ में आएगा. ठीक है. सो इसका बहुत ज्यादा मिसयूज होता है. Now remember, the decision of the Speaker of the Lok Sabha, as I already told you, is final on whether the bill is a money bill or not, and this cannot be asked, this cannot be questioned in any court of law. Money bill, remember, is introduced only in the Lok Sabha and only by a minister, which means it cannot be introduced by a private member, which means we can also say that money bill is also a public bill. Money bill is also a public bill. Money bill एक public bill भी होता है, but there are certain differences of course between a public bill and the money bill, because money bill is not an ordinary bill. Money bill एक ordinary bill नहीं होता है. See, public bill और private bill ये एक बड़ा differentiation है. ठीक है. This is a huge differentiation. उसके बाद छोटे छोटे differences भी हैं. तो money bill को क्या हम public bill कह सकते हैं? Yes, partially. Why I am saying partially वो आपको आगे समझ में आएगा. So money bill is introduced in the Lok Sabha by a minister, and of course it is considered a government bill. ठीक है. Number 2, it is passed to the Rajya Sabha with an endorsement of the Speaker of the Lok Sabha that it is a money bill. After passing in the Lok Sabha, see, it can only be introduced in Lok Sabha. What Lok Sabha will do? Lok Sabha will pass that bill and then transfer it to the Rajya Sabha. While transferring the bill to the Rajya Sabha, the speaker will give an endorsement with that bill, a certificate of endorsement with that bill that yes, chairman of the Rajya Sabha साहब ये जो है एक money bill है. And then Rajya Sabha, remember, has limited power with respect to the money bill. It cannot reject the money bill. Rajya Sabha cannot reject a money bill. Now, cannot reject a money bill. Now let me clarify the difference between a public bill and the money bill. See, public bill एक ordinary bill भी हो सकता है, which may be accepted or rejected by राज्य सभा. ठीक है. But अगर मैं money bill को public bill कह दूंगा तो ये बात गलत हो जाएगी. क्यों? क्योंकि public bill जो है can be accepted, और public bill दोनों तरीके का हो सकता है, ordinary भी हो सकता है, money bill भी हो सकता है. Okay, let's take it like this. This is a public bill. ठीक है. ये public bill है. थोड़ा सा टेक्निकल है, थोड़ा ध्यान से समझना. ये मनी बिल हो गया, एंड लेट्स से दिस इज एन ऑर्डिनरी बिल. सो इफ इट इज अ मनी बिल, इट कैन नॉट बी रिजेक्टेड बाय राज्यसभा, व्हाइल इफ इट इज एन ऑर्डिनरी बिल, इट कैन बी आइदर एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड बाय राज्यसभा. ऑलराइट.
ये दो डिफरेंस है, ये बड़े याद रखना। तो पब्लिक बिल के डेफिनेशन में दोनों आ सकते हैं, बट यहाँ पे डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा किस चीज का, कि राज्यसभा में यहाँ पे लिमिटेड पावर्स है, बट यहाँ पे पूरी पावर्स है राज्यसभा के पास। ठीक है, तो ये ऑल्दो ये कोई डिफरेंशिएशन है नहीं, बट ठीक है, हमें समझने के लिए थोड़ा सा तो वो करना पड़ेगा। So Rajya Sabha has limited powers with respect to money bill. Rajya Sabha can either accept the bill or return for reconsideration, and that reconsideration should be done within 14 days. 14 दिन के अंदर उनको वापस भेजना है, ठीक है। And these recommendations are not binding on the Lok Sabha, which means Lok Sabha can either accept those recommendation or reject those recommendation, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना। Now let's say कि अब आपके दिमाग में एक डाउट आ रहा होगा कि राज्यसभा वापस ही ना भेजे, ठीक है। देखो, ना तो उसने एक्सेप्ट किया और वापस भी नहीं भेजा, उसको होल्ड करके रख लिया। सो व्हाट वुड हैपन इन दैट केस? सो इन दैट केस आफ्टर अ पीरियड ऑफ 14 days द बिल विल बी कंसीडर्ड एज पास्ड बाय द राज्यसभा। बिल को ये मान लिया जाएगा कि बिल को राज्यसभा ने पास कर दिया है, ठीक है। सो द बिल इज कंसीडर्ड टू हैव पास्ड इफ द राज्यसभा डज नॉट रिटर्न इट विद इन 14 days। नाउ आफ्टर पासिंग इन द राज्यसभा, तो वो किसके पास जाएगा? प्रेसिडेंट के पास जाएगा फॉर द असेंट, एंड प्रेसिडेंट कैन आइदर विद होल्ड द असेंट और गिव द असेंट, ठीक है। वो वापस नहीं भेज सकता, ओनली गिव हिज असेंट और विद होल्ड हिज असेंट टू अ मनी बिल, ही कैन नॉट रिटर्न इट टू द हाउस, ठीक है। वो वापस नहीं भेज सकता, एंड ऑफ कोर्स विद होल्ड तो होता ही नहीं है, बिकॉज प्रेसिडेंट तो ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स काम करते हैं, सो जनरली इसको असेंट ही मिलता है। तो या तो असेंट देंगे या नहीं देंगे, वापस वो नहीं भेज सकते फॉर रिकंसिडरेशन। नाउ जनरली अ मनी बिल पासेस बिकॉज इट इज प्रेजेंटेड इन द लोकसभा आफ्टर द परमिशन फ्रॉम द प्रेसिडेंट। ये आप सबने पढ़ा होगा कई बार, दैट मनी बिल इज इंट्रोड्यूस्ड इन द पार्लियामेंट ओनली विद द प्रायर परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट, एंड दैट्स व्हाई ही हैज टू गिव द असेंट जनरली। बट वो असेंट को मना भी कर सकते हैं, बट ऐसा होता नहीं है। बट ही कैन नॉट रिटर्न द बिल फॉर रिकंसिडरेशन, ठीक है। Now let's talk about the financial bill 1 which is mentioned in article number 117(1). Now अब देखो, मनी बिल और फाइनेंशियल बिल में कुछ डिफरेंसेस हैं, कुछ सिमिलैरिटीज भी हैं, इसको जरा ध्यान से समझने की कोशिश करना। सो फाइनेंशियल बिल, any bill that contains any or all matters of article number 110। लेट्स से कि कोई बिल है A, कोई बिल है A और इसमें कोई मैटर मेंशन्ड है आर्टिकल नंबर 110 का, आर्टिकल नंबर 110 का कोई मैटर मेंशन है, तो क्या, तो अभी तो ये क्या है कि ये पूरा का पूरा मनी बिल है, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल नंबर 110 का जो मैटर है वो मेंशन है। बट लेट्स से कि मैंने क्या करा, व्हाट आई हैव डन इज आई हैव एडेड सर्टेन जनरल लेजिस्लेशंस टू दिस बिल। I have added certain general legislations to this bill. Now, will this bill now be considered a money bill? The answer is no, because article number 110 says that any or all the matter only, उन 7 में से ही कोई ना कोई मैटर या सारे मैटर्स हो सकते हैं, तभी वो बिल मनी बिल होगा। And if there is any other general legislation, then that bill is known as what? Financial bills 1. उसको हम क्या बोलते हैं? Financial bill 1 बोलते हैं, and that is defined under article number 117(1). So I hope this difference is clear. अगर मतलब बेसिकली आप ये कह सकते हो, ये कोई एक्चुअली ये वो नहीं है, बट समझने के लिए मैं बात लिख रहा हूं, मनी बिल प्लस जनरल लेजिस्लेशन। अगर मनी बिल में जनरल लेजिस्लेशन हम जोड़ देंगे तो दिस विल बिकम फाइनेंशियल बिल पार्ट 1 अंडर आर्टिकल नंबर 117(1). ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। नाउ what is the similarity between a money bill and a financial bill? The similarity is that this financial bill 1 can also be introduced in Lok Sabha only. ये भी केवल लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, and that too with the permission of the president. ठीक है, तो ये दो सिमिलैरिटीज हो गई। मनी बिल में भी यही था, मनी बिल कैन ऑल्सो बी इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा, फाइनेंशियल बिल 1 कैन ऑल्सो बी इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा। ठीक है, दूसरा, मनी बिल इज इंट्रोड्यूस्ड विद द प्रायर परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट, सिमिलर इज द केस, सेम इज द केस विद फाइनेंशियल बिल 1। ठीक है, हाउएवर इन ऑल अदर वेज इट इज ट्रीटेड एज एन ऑर्डिनरी बिल। अब अदर वेज क्या है? देखो, बिल को पास होने में बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है। अब वो इंट्रोड्यूस हो गया लोकसभा में,
और दूसरा क्या है कि प्रेसिडेंट की परमिशन से ही इंट्रोड्यूस हुआ, बट उसके आगे भी तो चीजें हैं, वो बिल पास होगा तो वो ऑर्डिनरी बिल की तरह पास होगा। और दूसरी चीज, ऑर्डिनरी बिल राज्यसभा में जब जाता है तो क्या होता है, राज्यसभा कैन आइदर एक्सेप्ट दैट और रिजेक्ट दैट और रिटर्न इट फॉर रिकंसिडरेशन। ठीक है, तो अगर वो एक्सेप्ट कर दिया, सो अगर राज्यसभा में चला गया, सॉरी, इसका मतलब ये है राज्यसभा कैन आइदर एक्सेप्ट और रिजेक्ट और रिटर्न द बिल टू द लोकसभा विद रिकमेंडेशन व्हिच मे रिजल्ट इन अ डेडलॉक। अब लेट्स से फाइनेंशियल बिल 1, एक कोई भी लेट्स से फाइनेंशियल बिल 1 था दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा एंड लोकसभा हैज पास दिस बिल, लोकसभा ने क्या करा, इसको पास कर दिया, एंड नाउ द बिल वाज प्रेजेंटेड इन राज्यसभा एंड राज्यसभा रिजेक्टेड इट, राज्यसभा ने क्या करा, उसको रिजेक्ट कर दिया या फिर वापस भेज दिया फॉर रिकंसिडरेशन। ठीक है, लेकिन जब वापस भेजा रिकंसिडरेशन के लिए लोकसभा में, तो लोकसभा ने उन रिकंसिडरेशन को माना नहीं, तो दिस इज व्हाट, दिस इज अ डेडलॉक। एंड इन द केस ऑफ फाइनेंशियल बिल 1, सिंस इट इज considered as an ordinary bill, so there is a provision of joint sitting। तो क्या मनी बिल में भी जॉइंट सिटिंग का प्रोविजन है? नो, मनी बिल में तो राज्यसभा के पास लिमिटेड पावर्स है, तो जॉइंट सिटिंग का सवाल ही नहीं है। मनी बिल अगर लोकसभा में पास हो गया तो राज्यसभा या तो उसको एक्सेप्ट करेगा या वापस भेजेगा 14 दिन में, और अगर नहीं भी भेजेगा तो 14 दिन में ऑटोमेटिकली पास मान लिया जाएगा। ऑलराइट, सो फाइनेंशियल बिल इज ट्रीटेड एज एन ऑर्डिनरी बिल in all the other ways, which means अगर राज्यसभा और लोकसभा में डेडलॉक हो जाएगा, then in that case a joint sitting will be happen, that joint sitting will be ordered by the President of India to resolve that deadlock। ठीक है, moving ahead to the financial bills 2, which is defined in article number 117(3). Now what is this financial bill 2? It contains provisions involving expenditure from the CFI but does not include any of the matters mentioned in article number 110। आर्टिकल नंबर 110 में जो मैटर्स मेंशन है उनके अलावा अगर सीएफआई में से कोई एक्सपेंडिचर करना है, ठीक है, तो दैट बिल विल बी इंट्रोड्यूस्ड एट फाइनेंशियल बिल एज फाइनेंशियल बिल 2 अंडर आर्टिकल नंबर 117(3). समझ में आ गया? सो any provision involving expenditure from the CFI which is not mentioned in article number 110, और ऐसा कोई प्रोविजन होगा और उसके रिस्पेक्ट में भारत सरकार कोई बिल लाना चाहती है तो दैट बिल विल बी नोन एज फाइनेंशियल बिल 2। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ इट इज ट्रीटेड एज एन ऑर्डिनरी बिल, इट इज ट्रीटेड एज एन ऑर्डिनरी बिल, रिमेंबर दिस। अब ऑर्डिनरी बिल है तो राज्यसभा के पास पूरी पावर है, उसको पास भी कर सकता है, एक्सेप्ट भी कर सकता है और वापस भी भेज सकता है। इन द केस ऑफ डेडलॉक देयर वुड बी अ जॉइंट सिटिंग and that joint sitting can only be ordered by the president, except that it can be passed in either house only on the recommendation of consideration by the president। अब ये क्या है, देखो जब बिल पास होता है तो एक कंसिडरेशन स्टेज पे पहुंचता है कि अब जो पार्लियामेंट है वो उसको क्या करेगा, कंसीडर करेगा और वहां पे डिस्कशन होगी, हम आगे बढ़ेंगे अभी। सो रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट की इसमें ली जाती है फॉर कंसिडरेशन ऑफ द बिल। नाउ प्लीज यहां पे जो डिफरेंस है उसको समझो। दे आर नॉट सेइंग कि रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट की चाहिए फॉर द इंट्रोडक्शन, इट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड विदाउट द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, बट एट द स्टेज ऑफ कंसिडरेशन रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट इज रिक्वायर्ड। ठीक है, तो ये जो एक फाइन डिफरेंस है ये याद रखना। सो इट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड विदाउट प्रेसिडेंट्स रिकमेंडेशन इन आइदर हाउस। ठीक, और दूसरी चीज ये कि ये किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस हो सकता है, आइदर इट इज लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, लेकिन मनी बिल और फाइनेंशियल बिल 1 बोथ द बिल्स कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा, व्हाइल फाइनेंशियल बिल 2 कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन आइदर ऑफ द हाउस, लोकसभा और राज्यसभा। फॉर मनी बिल एंड फाइनेंशियल बिल प्रायर परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट for its introduction is required, but here that recommendation is not required. However, the recommendation is required at the consideration stage. Money bill के रिस्पेक्ट में राज्यसभा के पास लिमिटेड पावर्स हैं, while in the case of financial bill 1 and 2 राज्यसभा has all the powers, जैसा कि उनके पास ऑर्डिनरी बिल के केस में होता है। All right, so I hope guys this is clear. Now let's move ahead to the procedure. अब किस प्रोसीजर से एक बिल पास होता है पार्लियामेंट में वो हम समझने की कोशिश करते हैं। सो सबसे पहले अब देखो बिल जितने भी टाइप्स के थे वो अपने दिमाग में रखना, तभी ये प्रोसीजर समझ पाओगे, अदरवाइज कंफ्यूजन हो जाएगी पूरी की पूरी। अब मैंने यहाँ पे अलग अलग सबके लिए अलग अलग सेपरेट प्रोसीजर नहीं लिखा हुआ है, सबको हम एक ही में समझेंगे। ठीक है, जितने भी बिल्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल द बिल गोज टू द फर्स्ट रीडिंग। नाउ रिमेंबर एट दिस स्टेज फर्स्ट रीडिंग में क्या होता है,
फर्स्ट रीडिंग में the person, the member who is introducing the bill takes the permission of the house to introduce that bill. After getting permission from the house, the bill is introduced in the parliament. Now what is the meaning of this introduction? The bill is introduced का मतलब क्या है? The member who is introducing the bill will read the title and objectives, of the bill, and after reading these titles and objectives of the bill is published in the Gazette of India. जो बिल है वो गैजेट ऑफ इंडिया में पब्लिश हो जाता है. ऑलराइट, सो the first reading of any bill constitutes these two things: title and objective, the reading of title and objective, and publication of that bill in the Gazette of India. ठीक है, this is the first reading. इसके बाद होती है second reading. After this, and remember, in the first reading no discussion is allowed. No discussion is allowed in case of first reading. Please do remember this. This is very important. अगर यही आगे आपके ऑप्शन में लिखा हुआ that at this stage of first reading discussion is allowed, तो confusion हो सकती है. So remember, there is no discussion allowed at this stage. ठीक है. Now the bill goes for second reading. Second reading, at this stage of second reading, the bill undergoes detailed scrutiny. जो बिल है वो डिटेल्ड स्क्रूटिनी के थ्रू जाता है और उसकी क्लॉज बाय क्लॉज स्क्रूटनी की जाती है. नाउ रिमेंबर, जो सेकंड रीडिंग है इट इज डिवाइडेड इनटू 3 सब स्टेजेस. इसमें 3 सब स्टेजेस होती हैं. पहला होता है जनरल डिस्कशन, एंड देन इट इज अ कमिटी स्टेज, एंड नंबर 3 इज कंसिडरेशन स्टेज. तो जनरल डिस्कशन में क्या होता है? जनरल डिस्कशन में जो बिल है उसके क्लॉजेस को डिस्कस किया जाता है. द बिल इज डिस्कस्ड क्लॉज बाय क्लॉज बट नॉट इन डिटेल. रिमेंबर दिस, द बिल इज डिस्कस्ड क्लॉज बाय क्लॉज बट नॉट इन डिटेल. डिटेल में उसकी जो प्रोविजंस है उसको डिस्कस नहीं किया जाता. देन द बिल गोज टू कमिटी स्टेज. तो एक सिलेक्ट कमेटी होती है, वो इस बिल को क्या करती है? पूरा डिटेल्ड में स्क्रूटिनाइज करती है कि बिल के एक एक प्रोविजन को पढ़ के, एक एक प्रोविजन को समझ के उसके अंदर जो जो अमेंडमेंट्स हैं वो किए जाते हैं. एंड देन इट इज मूव्ड टू द कंसिडरेशन स्टेज. अब ये कहां पे जाता है? कंसिडरेशन स्टेज पे. तो आई होप अब आपको जो ये वाला पॉइंट हमने यहाँ पे पढ़ा था फाइनेंशियल बिल 2 में, ये समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे कंसिडरेशन के लिए, फाइनेंशियल बिल 2 में कंसिडरेशन के लिए रिकमेंडेशन चाहिए होता है जब वो कमिटी स्टेज से निकल गया है बिल. ठीक है, तो जब वो कंसिडरेशन स्टेज पे पहुंचेगा तो क्या होगा? नाउ द हाउस विल कंसीडर दिस बिल. ठीक है, अब कंसीडर का मतलब क्या है कि जब ये कमेटी स्टेज से निकला होगा तो कमेटी ने कुछ अमेंडमेंट बताए होंगे कि ये अमेंडमेंट किए जा सकते हैं जी. सो ऑल द अमेंडमेंट्स आर मूव्ड एट दिस स्टेज. अगर उस बिल में कोई भी अमेंडमेंट करना है तो उसका मोशन लाए जाते हैं इन द पार्लियामेंट. ठीक है, तो कंसिडरेशन स्टेज पे क्या होता है? मोशन किसके आते हैं? अमेंडमेंट्स के मोशन आते हैं और इसकी यहाँ पे भी डिस्कशन होती है. ठीक है, फिर वो बिल पहुंचता है थर्ड रीडिंग पे. नाउ इन द थर्ड रीडिंग there is no general discussion. The discussion is only with respect to the acceptance of the bill, या फिर बिल को रिजेक्ट करना, और रिजेक्शन ऑफ द बिल. एक्सेप्टेंस ऑफ द बिल और रिजेक्शन ऑफ द बिल के लिए यहाँ पे डिस्कशन किया जाता है और फिर वोटिंग होती है एंड द बिल इज पास्ड और नॉट पास्ड. अगर वो मेजोरिटी मिल गई तो वो पास हो जाएगा, नहीं होगा तो नहीं मिलेगी. ना उसके बाद बिल कहाँ पे जाता है? सेकेंड हाउस में जाता है. अब सेकंड हाउस में जाने में अब देखो अलग अलग बिल्स में अलग अलग बातें होंगी. अगर वो बिल मनी बिल है, पहले ऑर्डिनरी बिल की बात करते हैं. अगर ऑर्डिनरी बिल है तो सेम प्रोसेस से निकलेगा. ठीक है, वैसे प्रोसेस तो सब में सेम होता है, मनी बिल हो, फाइनेंशियल बिल हो, किसी में भी हो प्रोसेस सेम होगा. फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, कमिटी स्टेज, कंसिडरेशन स्टेज, बीच में जनरल डिस्कशन, फिर थर्ड रीडिंग. ठीक है, फिर उसके बाद वहां से पास होता है. बट अगर वो मनी बिल है तो राज्यसभा को क्या करना पड़ेगा? जो एक्सेप्टेंस है वो देनी पड़ेगी या वापस भेजेंगे 14 दिन में, जो हमने पढ़ा. ऑर्डिनरी बिल है तो कुछ भी कर सकते हैं, फाइनेंशियल बिल 1 है तो भी कुछ भी कर सकते हैं, फाइनेंशियल बिल 2 है तो भी कुछ भी कर सकते हैं. ठीक है, बट प्रोसेस सेम रहेगा. ठीक है, सेकेंड हाउस में पास होने के बाद द बिल गोज टू दी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर असेंट के लिए जाता है. अब असेंट में भी वही होता है, ऑर्डिनरी बिल है तो प्रेसिडेंट कैन आइदर withhold his assent, give his assent, or return the bill for reconsideration. But it cannot be done in the case of money bill. In the case of money bill, president cannot return the bill for the reconsideration. ठीक है, so वो हमने अलग अलग पढ़ लिया है. So this guys is the process followed in
passing of a bill. I hope this is clear. Moving ahead to the joint sitting of the house. So joint sitting हमने पढ़ लिया. Whenever there is a deadlock between the two houses of the parliament, then there is a provision of joint sitting of the parliament which is chaired by the speaker of the Lok Sabha. And if the speaker of Lok Sabha is not there, it will be chaired by the deputy speaker of the Lok Sabha. And if that person is also not there, then in that case vice chairman of the Rajya Sabha, and following that any member selected by the houses. ये याद रखना, प्रेसिडेंस जो है वो याद रखना, स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर, वाइस चेयरमैन ऑफ राज्यसभा एंड एनी मेंबर नॉमिनेटेड बाय बोथ द हाउसेस. ठीक है. एंड चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा डज नॉट प्रिसाइड दिस मीटिंग एज ही इज नॉट अ मेंबर ऑफ द हाउसेस. ये हमने पढ़ा था व्हाइल डिस्कसिंग. जब हमने राज्यसभा पढ़ा था तो हमने बात करी थी कि द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु इज द एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा इज नॉट अ मेंबर ऑफ राज्यसभा और द लोकसभा. ठीक है. So this provision is also there in the Parliament of India rules and procedure में. But remember, money bill में joint sitting का provision नहीं होता. Financial bill 1-2 में हो सकता है, ordinary bill में भी हो सकता है. ठीक है. So guys, that's it for the session. I hope all the provisions are clear. And if you have any doubts, you can ask me in the comment section. Thank you so much for watching. I'll see you on Monday. And एक और सेशन होगा पार्लियामेंट में जिसमें जो भी मिसलेनियस चीजें बची हैं वो हम करेंगे. एंड रिमेंबर, आप सबके पास लक्ष्मीकांत होगी. लक्ष्मीकांत में पार्लियामेंट के चैप्टर में ही बजट मेंशन्ड है. तो बजट आई विल टेक एज अ सेपरेट टॉपिक. बजट को हम अलग से पढ़ेंगे. बजट को बहुत अच्छे से समझना बहुत ज्यादा जरूरी है. बजट वही नहीं होता जो हम केवल बजट के प्रोविजंस पढ़ लेते हैं और पेपर में करंट अफेयर्स में आ जाता है और लिखाते हैं. बजट किन किन स्टेजेस से गुजरता है, क्या क्या तरीके होते हैं, वोट ऑन अकाउंट, जितनी भी चीजें हैं वी विल डिस्कस इन अ सेपरेट वीडियो ऑफ बजट. ठीक है. वो हम बाद में करेंगे, अभी नहीं करेंगे. अभी फरवरी में बजट आने वाला है. उसी टाइम आई विल ट्राई कि बजट पे एक सेशन कर दिया जाए विद पूरा का पूरा समझाते हुए. एंड जो भी बजट का करंट अफेयर जो भी इंट्रोड्यूस करेगी भारत सरकार फरवरी में, उसकी भी आज में हम उस वीडियो में कर लेंगे. ठीक है. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस.